प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विज्ञान के अंदर फिजिक्स में जो है हम लोग जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर 100% पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट जो है हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो आज जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें अधिकतर वो क्वेश्चन शामिल है जो आपके एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, 2011 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से भी सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आज के क्लास में आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हाँ, पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन समझने सीखने की कोशिश कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन एकदम देखा हुआ लगेगा, क्योंकि आप सभी इस चैप्टर के सारे जो कंसेप्ट है वो पढ़ाई किए हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन आया है आपके लिए दूर बिंदु से संबंधित। अगर निकट बिंदु पूछता तो 25 cm होता, लेकिन दूर बिंदु पूछा है, इसीलिए आपका क्या राइट आंसर होगा? डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनंत। यानी यह कि हम लोग, यानी कि जो मनुष्य हैं जिसके आँख में कोई भी समस्या नहीं है, वो अनंत तक के वस्तु को देख सकता है। और निकट की बात करें तो 25 cm नज़दीक तक के वस्तु को क्या कर सकता है? देख सकता है। तो जब कभी भी निकट बिंदु पूछे तो 25 cm आंसर लगाइएगा, दूर बिंदु पूछे तो अनंत लगाइए, क्योंकि हम लोग अनंत दूरी पर रखे वस्तु को भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। हमारे नेत्र लेंस के फोकस दूरी में किसके द्वारा जो है परिवर्तन किया जा सकता है? तो याद रखेंगे, पक्षमाभि के द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभि के द्वारा अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये सब आप लोग पढ़े हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम डैट मीन्स आप सभी जानते हैं, जब हम प्रकाश का श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वहाँ पर जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो जो आप देखे होंगे कि सबसे नीचे बैगनी होता है, सबसे ऊपर लाल होता है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की झुकाव अधिक होता है। तो सबसे अधिक पूछा जा रहा है तो आप अधिक याद रखेंगे बैगनी, क्योंकि बैगनी सबसे नीचे आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, और लाल सबसे ऊपर। तो सबसे कम कौन झुकेगा? लाल। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे जो है अधिक कौन झुकाव, किसका झुकाव होता है, किस किरण का झुकाव होता है? तो बैगनी कलर के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। और यही कारण है कि आपको ये सबसे नीचे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, जो है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र जो है निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो निकट के वस्तु को नहीं देख सकता है तो निकट का जस्ट उल्टा दूर दृष्टि दोष उस नेत्र में होगा। और अगर दूर के वस्तु को नहीं देख पा रहा होगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जो व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो उसके आँख में कौन सा दोष हो सकता है? तो दूरदृष्टि दोष हो सकता है। इसी को दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में ए ऑप्शन किसी प्रकार का लेंस नहीं होता। भाई साहब ऐसी बातें नहीं, लेंस होता है। अवतल लेंस होता है, बिल्कुल गलत है। उत्तल लेंस होता है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो मानव नेत्र में किस तरह का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। प्रोटीन का मुलायम पदार्थ का बना हुआ कौन सा लेंस? उत्तल लेंस।
तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो मानव नेत्र में जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इसको हम लोग जो है हिंदी में दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो रेटिना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो मनुष्य के आँख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और कैसा होता है, उल्टा होता है, ये आप याद रखेंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव आप याद रखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन को दिखाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन को दिखाने का काम करता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें टिंडल प्रभाव जो है याद रखेंगे कि टिंडल प्रभाव वह प्रभाव है जिसके हेल्प से हम प्रकाश के प्रकीर्णन को देख पाते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती हैं। तो दूरदृष्टि दोष वाली आँख जो है दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती हैं, लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकती हैं। तो दूर की वस्तुओं को देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है वो निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकता है। तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आँख व्यवहार करती है। तो आँख जो है अवतल दर्पण की तरह एक मिनट यहाँ भी क्वेश्चन गायब है। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन गायब है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 13 नंबर को ही देख लीजिए, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक के अंदर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि आँख व्यवहार करती है। तो भाई साहब आँख जो है ना उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि वास्तविक में उत्तल लेंस ही आँख में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। अधिकतम दूरी अनंत और न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो 25 cm। कितना cm? 25 cm। डैट मीन्स डी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या होंगे भाई साहब, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग दीर्घ दृष्टि दोष के लिए नहीं करेंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए करेंगे। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में उत्तल लेंस होता है। यानी कि सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का बना हुआ चश्मा यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अभी जस्ट बात किए थे, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। तो जरा दृष्टि दोष आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें आधा उत्तल आधा अवतल होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब रंग। और श्वेत प्रकाश कहते किसे हैं? याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। और सूर्य का जो प्रकाश है उसमें कितने रंग होते हैं ये आपको जो है बताना है। तो याद रखेंगे 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य का जो प्रकाश है वो कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है, जिसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तब जो वर्ण यानी कि जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, सबसे अधिक विचलित होना मतलब सबसे अधिक झुकना। तो सबसे अधिक झुकती है बैगनी, बैगनी सबसे अधिक झुकती है। तो आपके यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे कम
विचलित होता है, यानी कि सबसे कम झुकता है वह है लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजित होने को कहते हैं। प्रकाश का कौन चीज़? आप सभी जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, किससे होकर गुजरती है? प्रिज्म से, तो वो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। वही भी लिखा भी गया है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों, विभिन्न घटक कितने हैं? 7 घटक हैं, यानी कि 7 रंग होते हैं। तो 7 घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का कौन चीज? तो उसे कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंगों में विभाजित हो जाने की जो क्रिया है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? सबसे अधिक किस रंग का तरंगदैर्ध्य होता है? तो लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा। ये आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाती हैं? क्या कारण है कि प्रिज्म से जब निकलती है तो वो 7 रंग में टूट जाती है? इसका कारण यह है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण है। यही कारण है कि वो 7 रंग में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। ठीक है, सूर्य का श्वेत प्रकाश जो है 7 रंग का मिश्रण है। यही कारण है कि वो 7 रंग में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश जब गुजरती है तो वो 7 रंग में तो बंटती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई ज़्यादा झुकता है, कोई कम झुकता है। उसमें सबसे ज़्यादा झुक जाता है बैंगनी और सबसे कम झुकने का काम लाल करता है। इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका कारण है कि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। अलग अलग चाल से कांच में चलती है अलग अलग कलर का प्रकाश। यही कारण है कि कोई ज़्यादा झुकता है और कोई कम झुकने का काम करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों में बंट जाती है, क्यों? ये तो अभी हम लोग डिस्कशन कर भी रहे थे। ये इसलिए क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन विभिन्न विभिन्न होता है। विचलन अलग अलग होने के कारण ये अलग अलग रंगों में क्या है? आपको बंटा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस का फोकस दूरी दिया गया है, f दिया गया है आपको कितना? 20 cm। ठीक है, 20 cm। तो आपको उसका क्षमता निकालना है। तो याद रखिएगा, क्षमता निकालने से पहले आप जो फोकस दूरी दिया गया उसको मीटर में चेंज कर लीजिए। फोकस दूरी हमेशा मीटर में होना चाहिए, क्योंकि डायोप्टर दिख रहा हो, डायोप्टर SI मात्रक है, इसीलिए आपका फोकस दूरी भी SI मात्रक में होना चाहिए। तो cm को मीटर में बदलने के लिए आप सभी जानते हैं 100 से भाग देना पड़ता है। तो 20 का 20, 20 पंचे 100 होता है। तो 1/5 मीटर आप कहेंगे। क्या कहेंगे? 1/5 मीटर। आपको f का वैल्यू 1/5 मीटर दिया गया है, इसीलिए आप निकालेंगे पावर। क्या निकालेंगे? पावर, यानी कि लेंस की क्षमता। तो पावर बराबर फार्मूला आप सभी जानते हैं 1/f जानते हैं। तो अब आपको आराम से मिल जाएगा। 1 तो ऊपर में 1 है, उसको हम कर देते हैं 1/1। नीचे में f का वैल्यू डालेंगे 1/5। कितना डालेंगे? 1/5। ऊपर वाला 1/1 सेम रहेगा, लेकिन बीच वाला बट्टा बदल जाएगा, गुना में 5 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। ऊपर में 5 को 1 से गुना कीजिएगा 5 होगा, नीचे में 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा। 1 से भाग देने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर 5 डायोप्टर आपके बिल्कुल फाइनल क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो 27 के लिए
जो राइट आंसर होगा वो इसमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। ये प्लस में होगा, क्यों भाई साहब? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, तो ये +5 डायोप्टर होगा। इसमें किसी भी ऑप्शन में भी +5 डायोप्टर नहीं दिया गया है। डैट मीन्स डी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा प्यारे बच्चों, सही होगा। तो आपने सीखा कि जब कभी भी, हाँ याद रखिएगा, उत्तल लेंस का क्षमता हमेशा प्लस में लिखेंगे, अवतल लेंस का माइनस में लिखेंगे। हमें याद रखने योग्य बात यहाँ पर यह है कि जब कभी भी फोकस दूरी दिया जाएगा तो हम क्षमता कैसे निकालेंगे। ये देख लिया आपने, अगर मीटर में फोकस दूरी दिया गया हो तब तो मीटर में बदलना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सीएम में दिया गया था तो इसीलिए हमको चेंज करना पड़ा, तब जा कर के पावर निकालना पड़ा। ऐसे ही आप भी निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को छोटा या बड़ा करने का काम परितारिका का है। तो याद रखेंगे कि पुतली के साइज को नियंत्रित करना यानी कि छोटा करना और बड़ा करने का काम किसका है? परितारिका का है। तो परितारिका भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा जो है संशोधित किया जा सकता है। द्विफोक्सी लेंस को ही हम इंग्लिश में बाईफोकल लेंस कहते हैं। इसमें आधा उत्तल होता है और आधा अवतल होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका लेंस है तो ये बीच से ऐसे कट होगा, आधा अवतल होगा आधा उत्तल होगा। ऐसा सिस्टम वाला जो लेंस है इसको द्विफोक्सी लेंस कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में बाईफोकल लेंस कहते हैं। और इसका यूज किया जाता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, जरा दूरदृष्टिता या फिर जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। मोतियाबिंद के लिए कोई लेंस का यूज नहीं किया जाता है। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम आपको बता ही दिए हैं। जरा दृष्टि दोष के लिए हम करेंगे बाईफोकल लेंस का यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन कहाँ होगा भाई साहब? तो पूछा गया कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इसका अधिकांश अपवर्तन जो है कॉर्निया से बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। सो आपके सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जो है हो जाएगा। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब जो है हम बढ़ेंगे आगे और अगले चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जब सूर्य का प्रकाश, किसका प्रकाश भाई साहब? तो सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक जो है प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायुमंडल में धूल कण है, तो कौन ऐसा रंग है जिसको धूल कण अधिक विचलित कर देता है? तो नीला कलर को। किसको? नीला कलर को। इस चारों ऑप्शन में से तो नीला ही ज़्यादा विचलित होता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र कार्य करता है। तो मानव नेत्र कार्य करता है कैमरा की भांति। किसके भांति? कैमरा की भांति। कैमरा की तरह वहाँ काम करता है, या उत्तल लेंस की तरह का है तो वो भी समझ सकते हैं आप। प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश जो है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। इंग्लिश में कॉर्निया, हिंदी में बोलेंगे स्वच्छ मंडल। तो आपके सी ऑप्शन से होंगे ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। तो नेत्र गोलक प्यारे बच्चों ये गोलाकार होता है। नेत्र गोलक कैसा होता है? गोलाकार होता है। हमारा आँख गोला के समान है। नेक्स्ट है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। एकदम टू द पॉइंट आप लोगों को हमने पढ़ाया है कि नेत्र गोलक का जो व्यास है, ये जो आपका नेत्र है, मान लीजिए आँख है, तो इसका जो व्यास है ना भाई साहब वो 2.3 cm के लगभग होता है। तो 2.3 cm आप याद रखने की कोशिश करेंगे।
सामान्य की बात करते हैं, जनरली कई लोगों का आँख छोटा होता है, कई लोगों का आँख बड़ा होता है, लेकिन कॉमन क्या है 2.3 cm है कॉमन। ठीक है, चलिए अगला है आपके सामने कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे जो संरचना होती है भाई साहब उसे कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। नेत्र के बारे में सब कुछ आप डिटेल में पढ़े हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने क्लास में सब कुछ सीखा होगा। परितारिका नियंत्रित करती है। तो परितारिका किसे नियंत्रित करेगी? परितारिका नियंत्रित करेगी पुतली के साइज को। किसको? पुतली के साइज को नियंत्रित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करेगी पुतली, क्योंकि पुतली छोटा होगा तो प्रकाश कम हमारे आँख में प्रवेश करेगा, पुतली बड़ा होगा तो प्रकाश ज़्यादा प्रवेश करेगा, और पुतली को छोटा बड़ा करने का काम परितारिका का है। किसका है? परितारिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? प्रकाश सुग्राही कोशिका रेटिना में होती है ज़्यादातर। किसमें? रेटिना में। ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही, जो कॉर्निया के ऊपर होता है, और यही विद्युत सिग्नल हमारे माइंड को जाता है और हमारा माइंड विश्लेषण करता है हमारे सामने जो भी वस्तु है उसके फिगर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो अभी जस्ट हम आपको बता ही रहे थे कि माइंड में, यानी कि मस्तिष्क में सिग्नल जो भेजा जाता है आँख के द्वारा, तो उसका व्याख्या कहाँ पर किया जाता है? मस्तिष्क में किया जाता है, यानी कि दिमाग कह लो या माइंड कह लो, आप सभी सब चीज़ें समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब। मोतियाबिंद कब होता है भाई साहब? तो मोतियाबिंद क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए तो भी हो जाता है, और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए तो भी होता है। क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए ये नहीं, पीला वाला ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ए और बी दोनों सही होंगे आपके, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दुधिया हो जाए धुंधला हो जाए दोनों स्थिति में मोतियाबिंद हम कहते हैं, क्योंकि हम नहीं देख पाते उस स्थिति में। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? वो है नीला रंग। कौन है? नीला रंग। इस चारों ऑप्शन में नीला आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो इंद्रधनुष में प्यारे बच्चों 7 रंग होते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब आप आसमान में इंद्रधनुष कभी देखे होंगे तो 7 के 7 नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका भी कारण है क्योंकि सभी रंगों का जो तरंग दैर्ध्य है वो कम होता है, इसी कारण से। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? कांच के प्रिज्म का उपयोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ये महान काम सबसे पहले न्यूटन साहब ने किया था। किसने किया था? तो न्यूटन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे न्यूटन फिजिक्स में एक बहुत ही बड़ा नाम है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? पूरा डिटेल आपको बताया गया होगा, सूर्य की विपरीत दिशा में। इसका मतलब है कि देखिए बारिश के दिन अगर बारिश हुआ हो और जस्ट सूर्य उदय हो गया हो तो इसी स्थिति में इंद्रधनुष बनता है, लेकिन इंद्रधनुष सूर्य के जस्ट अपोजिट दिशा में क्या होगा? बनेगा। जैसे कि सूर्य अगर पश्चिम में है, सॉरी मान लो पूरब में है तो पश्चिम में बनेगा इंद्रधनुष। अगर सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूरब में बनेगा। सूर्य अगर दक्षिण में है तो इंद्रधनुष उत्तर में बनेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूर्य उत्तर में चला जाए, क्योंकि उत्तर में सूर्य कभी जाता नहीं, तो दक्षिण में कभी भी इंद्रधनुष बनेगा नहीं। ठीक है, तो सूर्य की विपरीत दिशा समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो हम आपको अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त पढ़ाए थे, जिसमें
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता रहता है। तो 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट पहले दिखाई देगा सूर्य हमें और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है डूबने के बाद भी। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? यानी कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम में? तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल होगा हवा में, ठीक है। और निर्वात ऑप्शन रहता तो निर्वात लगा देते, लेकिन हवा ही ऑप्शन है तो हवा लगाएंगे। सूक्ष्म कणों का एक विसमांगी मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का विसमांगी मिश्रण वायुमंडल है, क्योंकि वायुमंडल में कहीं पर धूलकण ज़्यादा हैं, कहीं पर धूलकण कम है, कहीं पर वायु ज़्यादा है, कहीं पर वायु का डेंसिटी कम है, इस तरह से समझ सकते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कणों को दृश्य बनाता है। हमने आपको इसके जस्ट पहले डिस्कशन में बताया भी था कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम जो है कणों को देख पाते हैं, और उस कण को देखना ही टिंडल प्रभाव है, ठीक है। तो 51 के लिए ए ऑप्शन आपका सही होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। हम प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण धूल कण जो वायु में उपस्थित है उसको देख पाते हैं। आपका घर पूरा अंधेरा हो, पूरा बंद हो, लेकिन अगर किसी एक छिद्र से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो तो उस छिद्र से आ रहे प्रकाश के किरण में आप धूलकण को देखते हैं। यही टिंडल प्रभाव है, और प्रकाश का प्रकीर्णन वो करता है, इसलिए हमें प्रकाश धूलकण दिखाई देते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल का प्रभाव भाई साहब जंगल में भी देख सकते हैं और अंधेरे घर में भी देख सकते हैं, जहां पर किसी एक छिद्र से लाइट आ रहा हो, ठीक है। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? काला प्रतीत होता। देखिए, वायुमंडल का वास्तविक कलर काला ही है, लेकिन हमें आकाश का वास्तविक रंग काला ही है, लेकिन वायुमंडल के कारण हमें नीला दिखता है। लेकिन अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखता? काला दिखता। प्रतीत होता मतलब दिखता। समझ में आ रहा है? अगर हम अंतरिक्ष से आकाश को देखेंगे तो वो काला ही दिखता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। नेक्स्ट है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखता है? लो भाई साहब, तो जो अधिक ऊंचाई पर एरोप्लेन उड़ता है तो उसे आकाश दिखते हैं भाई साहब काला। कैसा दिखता है? काला दिखता है, क्योंकि वायुमंडल से अगर ऊपर हो जाए तो ऐसा स्थिति हमें देखने को मिलता है। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? बिल्कुल सिंपल, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है। तो खतरे के संकेत में लाल का प्रयोग करते हैं। खतरा में किसका? लाल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? जब सूर्य उग रहा हो या सूर्य डूब रहा हो तो उस टाइम पर हमें लाल, रक्ताभ, रक्त के जैसा लाल दिखाई देता है। तो लाल या रक्ताभ कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखता है? तो दोपहर के समय भाई साहब सूर्य दिखता है श्वेत, ठीक है, श्वेत दिखता है। जो कलर आपको दोपहर में दिख रहा है वही कलर श्वेत कलर है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी भी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? तो उसके निलंबन को कहते हैं कोलाइड। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। निलंबन कण को क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। नेक्स्ट है, इसका मतलब क्या है देख लीजिए। ये मान लीजिए कि कोई बर्तन है, यहाँ पर बना लेते हैं। ये बर्तन है मान लीजिए, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें आपने घोल दिया चीनी, और अगर चीनी का कुछ बड़ा बड़ा साइज अगर इसमें दिख रहा है तो वही कहलाता कोलाइड। ये कण, ये छोटे छोटे कण ही क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कोलाइडीय विलयन में, यानी कि वैसा विलयन जिसमें छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हो, निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को भाई साहब हम कहते हैं टिंडल का प्रभाव। किसका प्रभाव? टिंडल का प्रभाव। टिंडल प्रभाव 3 जगह पर देखा जा सकता है। कोलाइडी विलयन में भी देख सकते हैं,
बंद कमरे में अगर किसी छेद से एक प्रकाश किरण आ रही हो, उसमें भी देख सकते हैं कि धूलकण तैर रहा है। और आप गाछी यानी कि जंगल में भी देख सकते हैं। ठीक है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है वो अपवर्तन के सिद्धांत है। मतलब टिमटिमाती नहीं है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें लगता है कि तारा टिमटिमाती है। ठीक है, लेकिन टिमटिमाती है नहीं वास्तव में। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस तरीक़ा से हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।